हेलो एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है क्वालिटी एंड फैक्ट्स पर। और दोस्तों, एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर का आज ये पार्ट 2 आपके सामने मैं डिस्कस करने वाला हूं। अभी तक हमने 75 क्वेश्चंस की आंसर की देख ली थी। 75 से आगे चलते हैं और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 76। उत्तर व्यवहारवादियों ने व्यवहारवाद की आलोचना की क्योंकि प्रासंगिकता की कीमत पर वैज्ञानिक परिशुद्धता पर अत्यधिक बल दिया गया। तो आपको पोस्ट बिहेवियरलिज्म का आइडिया होगा। इन्होंने प्रासंगिकता की बात की थी, तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जो आपका व्यवहारवाद था वो वैज्ञानिक बनाना चाहता था। प्रासंगिकता की जगह वैज्ञानिकता के ऊपर उन्होंने ज्यादा फोकस किया था, तो इस आधार पर आलोचना की गई है। स्टेटस क्यू का समर्थन व्यवहारवाद करता था और मूल्य मुक्त विज्ञान के ऊपर, वैल्यू फ्री पॉलिटिक्स के ऊपर इन्होंने जोर दिया था। ए और सी तो आपको अगर पता ही होगा, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाता है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर, सभी सही है। निम्नलिखित में से किस देश की संघीय व्यवस्थापिका के उच्च सदन के सभी सदस्य सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? तो यहां पे संघीय व्यवस्थापिका कहा गया है और उसके उच्च सदन की बात की जा रही है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, कनाडा। निम्नलिखित में से कौन सी राजनीति के मार्क्सवादी उपागम की विशेषता नहीं है? मार्क्सवादी उपागम की विशेषता कौन सी नहीं है वो आपको बताना है। तुलनात्मक राजनीति के प्रतिस्थायित्व की इन्होंने बात की, यानी जो प्रत्यय होते हैं उनके बीच स्थायित्व रहता है, या फिर वर्ग संघर्ष हमेशा स्थायी है, चाहे वो फ्यूडल एज हो, वो कैपिटलिस्ट हो, या जो मर्जी हो। ये बिल्कुल सही है। संगठित पद्धति या समग्रवादी स्वरूप, इनका जो मेथड था वो समग्रवादी था, यानी हर एक चीज को इन्होंने इकोनॉमी के आधार पे देखा। समग्रवादी बिल्कुल सही है। और सामाजिक दृष्टि से प्रासंगिक ढांचे की इन्होंने बात की, लेकिन सांस्कृतिक दृष्टि से स्टैटिक यानी स्थिर उपागम की बात इन्होंने नहीं की है। इन्होंने संस्कृति को भी डायनेमिक कहा है, ना कि स्थिर। दैट्स मीन ऑप्शन सी इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 79, G20 का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? तो G20 किस लिए गठित किया गया था? ये साझेदारी विकसित करना और एक नवोन्वेषी वित्त पोषण एजेंडा को बढ़ावा देने के लिए इसका गठन किया गया था, इनोवेटिव वित्त पोषण के लिए। हालांकि ये इसके उद्देश्य इसमें बाद में जुड़ते गए, ठीक है, लेकिन इसका जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था ऑप्शन सी था। डी तो इसका ऑब्जेक्टिव था ही नहीं, या है ही नहीं। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर किया गया, तो सिंधु जल संधि 1960 के आसपास हुई है और भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो अटल बिहारी वाजपेयी नहीं थे, इंदिरा गांधी नहीं थे। ऑप्शन दो तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली खत्म हो जाते हैं। अब जब हम देखते हैं पाकिस्तान के राष्ट्रपति 1959 से 68 तक मोहम्मद आयूब खां थे। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। मध्य प्रदेश, देखिए मध्य प्रदेश को मैं यहां पे कवर नहीं करूंगा, मध्य प्रदेश का आप लोग खुद कवर कर लीजिए। इसमें 4-5 क्वेश्चन मध्य प्रदेश के हैं, उसके बारे में आई होप आपको ज्यादा नॉलेज होगी। निम्नलिखित में से कौन सा व्यय राज्य की संचित निधि पर भारित होगा? राज्यपाल की उपलब्धियां व भत्ते। हाँ, राज्यपाल को जितने भी वेतन और भत्ते दिए जाते हैं वो संचित निधि से दिए जाते हैं। राज्यपाल के पद से संबंधित अन्य व्यय, विधानसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते, विधानसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष के पद संबंधित अन्य व्यय, तो ये सारे के सारे संचित निधि पे भारित होते हैं। ऑप्शन डी सही होगा। कंसोलिडेटेड फंड से ये सारे पैसे लिए जाते हैं। किस कार्य के लिए संविधान के अनुच्छेद 169 के अंतर्गत राज्य विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थित व मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत आवश्यक है? देखिए 169, आर्टिकल 169 ये विधान परिषद से रिलेटेड है। विधान परिषद अगर आपने गठित करना है या उसे खत्म करना है, तो सबसे पहले राज्य विधान परिषद में इससे रिलेटेड
आपका ये एक विधेयक जाता है जिसको 2/3 बहुमत से पास करना पड़ता है, उसके बाद इसके ऊपर फैसला संसद लेती है। ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 85। आई होप सारे यहाँ पे कवर हो गए हैं, हम कोई क्वेश्चन छोड़ नहीं रहे हैं। हाँ बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 85। एक विधेयक विधानसभा से पारित कर दिया जाता है, उसे राज्यपाल के पास अनुमति के लिए भेजा जाता है। राज्यपाल ने विधेयक राष्ट्रपति के लिए संदर्भित कर दिया, राष्ट्रपति के लिए उन्होंने रिजर्व कर दिया। राष्ट्रपति ने कुछ संदेशों के साथ विधेयक विधानसभा में भेजा, यानी कुछ मॉडिफिकेशन या फिर कोई मैसेज के साथ वापस विधानसभा में भेजा। विधानसभा ने उन संदेशों की उपेक्षा करते हुए, मतलब राष्ट्रपति ने जो कहा उसे नहीं माना और विधेयक जैसा का तैसा दोबारा से पारित कर दिया। अब क्या होगा? देखिए, पहले राष्ट्रपति की बात को नहीं माना गया था, दैट्स मीन इसको दोबारा से वही यहां पे प्रोसीजर रहेगा। ऐसा बिल यदि सदन द्वारा पुनः पारित कर दिया जाता है तो इसे राष्ट्रपति के लिए विचार के लिए दोबारा भेजा जाएगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 88। नक्सल या माओवादी, अब ये भी मध्य प्रदेश से रिलेटेड क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश जीके का क्वेश्चन है, तो आप लोगों को ज्यादा आइडिया इसके बारे में होगा। भारत में बजट की देखरेख के लिए वित्त विभाग की स्थापना कब की गई थी? 1860 के अंदर। पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम की अनुसूची 4 में कौन सा कार्य सूचीबद्ध नहीं है? अब देखिए, पंचायती राज से रिलेटेड हम 29 विषयों को देखते हैं, 29 विषय दिए गए हैं। उसमें पुस्तकालय लाइब्रेरी से रिलेटेड, सांस्कृतिक गतिविधियां, ईंधन और चारा से रिलेटेड बात की गई है, लेकिन ग्रामीण खेल की बात नहीं की गई है। अब ग्रामीण खेल जैसे गुल्ली डंडा है तो उसको बढ़ावा देना ये पंचायत का काम है? नो, ऐसा काम नहीं है। दैट्स मीन ऑप्शन बी इसका सही होगा। ये सूचीबद्ध नहीं किया है गया है 29 विषयों के अंदर। भारत में प्रशासनिक सेवा के लिए सर्वप्रथम प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना कब और कहां पे हुई? ये उत्तराखंड के मसूरी में पहला जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बना था 1959 में। मध्य प्रदेश में निम्न में से कौन सा कलेक्ट्रेट जिलाधीश का कार्यालय का एक अनुभाग नहीं है? तो पूरे इंडिया में इंडियन पॉलिटी के आधार पर हम बात कर सकते हैं, जो स्थानीय चुनाव कराए जाते हैं वो राज्य सरकार के द्वारा किए जाते हैं, तो ऑप्शन डी इसका सही होगा, स्थानीय चुनाव। बाकी सामाजिक कल्याण का काम भी करता है, खाद्य सुरक्षा का भी, राजस्व तो देखता ही है कलेक्टर, तो ऑप्शन डी इसका सही होगा। ये नहीं है, ऑप्शन डी। निष्पादन बजट शब्द का पहली बार प्रयोग किया गया था प्रथम हूवर आयोग के द्वारा। फर्स्ट हूवर आयोग अमेरिका से रिलेटेड था 1949 के अंदर। और दोस्तों काफी क्वेश्चन जो यहाँ पे मुझे मिले हैं, मेरे वन लाइनर से यहाँ से डायरेक्टली काफी क्वेश्चन आए हैं। तो वन लाइनर अगर आप लोगों ने नहीं लिए हैं या फिर आप वन लाइनर लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप वन लाइनर को ले सकते हैं। टोटल 6000 वन लाइनर है, आपके काफी काम आएंगे। क्वेश्चन नंबर 92। न्यायालय के संदर्भ में उत्प्रेषण का अर्थ है? सर्शियरी क्या होता है? उत्प्रेषण का मतलब होता है ऊपर के न्यायालय जो होता है, उच्च न्यायालय होता है, वो निचले न्यायालय से रिपोर्ट मांगता है कि आपने लीगली काम किया है या नहीं किया है। दैट्स मीन ये पूछता है प्रमाणित कीजिए, ठीक है, प्रमाणित किया जाना है। दैट्स मीन ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में क्या सही नहीं है? राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं, बिल्कुल सही। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के हस्ताक्षर और सील के द्वारा होती है, वारंट के द्वारा होती है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ऑप्शन सी, भारत के किसी भी नागरिक को राष्ट्रपति केवल हस्ताक्षर द्वारा, केवल हस्ताक्षर यहां पे नहीं, हस्ताक्षर के साथ सील भी जरूरी है। दैट्स मीन सी इसका सही है, ये सही नहीं है। और राज्यपाल राष्ट्रपति की खुशी पर्यंत अपने पद पर रहते हैं, ये बिल्कुल सही है। दैट्स मीन ऑप्शन सी सही इसका नहीं है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 93। यहां पे लोकसभा चुनाव 2024 के संदर्भ में, और ये आपके मध्य प्रदेश से रिलेटेड है कि कौन सा विधायक वहां से चुना गया, तो ये आप ज्यादा बेटर बता सकते हैं। ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो सकता है।
विधानसभा के अध्यक्ष का निर्णायक मत देने के अधिकार के विषय में क्या सही है वो आपको बताना है। देखिए, विधानसभा अध्यक्ष तब वोट देता है अगर समान मत हो जाए, ठीक है। समान मत आने की स्थिति में अध्यक्ष निर्णायक मत देगा, लेकिन ये उसके विवेक के ऊपर निर्भर करता है, उसके लिए उसे बाध्य नहीं किया जा सकता है। दैट्स मीन इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा। 1 और 2 दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 94, निम्नलिखित में से किसे अमेरिकी राज्यों के संगठन का सर्वोच्च अंग माना जाता है? अमेरिकी राज्यों का जो संगठन है उसे क्या कहा जाता है? OAS, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अमेरिकन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। देखिए, पैन अमेरिकन यूनियन क्या है? इसे OAS को पहले पैन अमेरिकन यूनियन माना जाता था, इसी का आगे नाम बदल के OAS कर दिया गया है, ठीक है। तो दैट्स मीन इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, महासभा। महासभा क्या है? सर्वोच्च अंग माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 95, मध्य प्रदेश में ग्राम सभा की स्थायी समिति कौन सी है? तो स्थायी समिति वित्त और कार्य समिति रहती है किसी भी ग्राम सभा की। राजनीतिक सिद्धांत के पतन के लिए नैतिक सापेक्षवाद को जिम्मेदार किसने ठहराया था? नैतिक सापेक्षवाद यानी मॉरल रिलेटिविटी को डेविड स्टन ने जिम्मेदार ठहराया था। निम्नलिखित में से कौन सहमति परक कंसोसिएशनल लोकतंत्र से संबंधित है? तो ये एरन लिजहर्ट इससे संबंधित है। संविधान में निम्नलिखित में से किस संशोधन द्वारा राष्ट्रपति के लिए पहली बार अनिवार्य बनाया गया कि वो मंत्रिपरिषद की सलाह के ऊपर कार्य करेगा? ये था 42वां संवैधानिक संशोधन। निम्नलिखित में से लोकतंत्र का कौन सा रूप अल्पसंख्यकों के लिए समूह भागीदारी और आवाज पर अधिक ध्यान केंद्रित करता है? तो ये सहमति परक जो लोकतंत्र होता है, इसमें लगभग सभी लोगों की आवाज सुनी जाती है। और इसमें एक पॉलियार्की भी लग रहा है, लेकिन पॉलियार्की का मतलब होता है जहां पे शक्ति के कई केंद्र होते हैं, शक्ति केवल राज्य के पास नहीं होती है, शक्ति अन्य संगठनों के पास भी होती है, उसे पॉलियार्की कहा जाता है। लेकिन सहमति परक जो लोकतंत्र होता है उसमें क्या होता है? उसमें लगभग सभी समूहों की भागीदारी सुनिश्चित की जाती है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। निम्न में से किस याचिका का प्रावधान भारतीय संविधान में नहीं है? देखिए, प्रतिषेध लेख है, परमादेश है, अधिकार पृच्छा है, बंदी प्रत्यक्षीकरण है, लेकिन प्रतिबंध लेख की कहीं भी बात नहीं है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। उच्च न्यायालय के संदर्भ में क्या सही है? हाईकोर्ट के बारे में क्या सही है? न्यायाधीश राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होते हैं, बिल्कुल सही है, न्यायाधीश राष्ट्रपति नियुक्त करता है उच्च न्यायालय के। न्यायाधीशों का भारत की सीमा में अन्य उच्च न्यायालयों में स्थानांतरण किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। जैसे आपने अभी देखा होगा, चीफ जस्टिस ही पूरे बदल दिए, ठीक है। न्यायाधीशों को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाए जाने की प्रक्रिया से हटाया जा सकता है, बिल्कुल, संविधान में इसकी व्याख्या है। और सेवानिवृत्ति का जो काल है उच्च न्यायालय का वो 62 है, 62 है, और सुप्रीम कोर्ट का 65। तो दैट्स मीन इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा। ये सारे सही हैं। एक्विनास ने कानून का वर्गीकरण 4 प्रकार से किया था, सही क्रम होगा इसका ऑप्शन ए। शाश्वत कानून, प्राकृतिक कानून, मानवीय कानून और देवीय कानूनों की इन्होंने बात की थी। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 105, निम्नलिखित में से कौन सा अपने सभी रूपों में उदारवाद का केंद्रीय विषय है? तो उदारवाद शांति की बात करता है, संतुलन की बात करता है, सद्भाव की बात करता है, वो कोई भी आपका उदारवाद हो। ऑप्शन डी। ऑप्शन ए यहां पे अराजक है, ये तो रियलिज्म का है, यथार्थवाद का है। आर्थिक शक्ति ही एकमात्र यहां पे कहा गया है, तो एकमात्र की बात नहीं करते हैं। आर्थिक शक्ति को जो सोर्स माना जाता है वो आपके नियो लिबरलिज्म वाले मानते हैं, लेकिन ये नहीं। तो ऑप्शन डी इसका सही होगा। अंतरराष्ट्रीय राजनीति में कौन सी विशेषता साधारण तौर पर विचारधारा से नहीं जुड़ी है? आइडियोलॉजी से कौन सी विशेषता नहीं जुड़ी है?
राजनीतिक निर्णय लेने के लिए एक रूपरेखा प्रदान करता है। बिल्कुल, आइडियोलॉजी जो होती है वो एक रूपरेखा प्रदान करता है। अगर आप लिबरलिज्म आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं तो आपके जितने भी डिसीजन होंगे वो स्वतंत्रता को प्रमोट करेंगे, विश्वासों के सुसंगत अनुरूपता को प्रतिबिंबित करेंगे, यानी जो आपके विश्वास है, आपके जो आइडियाज हैं वो आइडियोलॉजी के आधार पे डिपेंड करेंगे, ये भी सही है। घरेलू और विदेश नीति आइडियोलॉजी से प्रभावित हो सकती है, लेकिन ये ऑप्शन सी यहां पे देखोगे आप, सभी देशों द्वारा सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत होना, ये जरूरी नहीं है कि सभी देश सार्वभौमिक रूप से आइडियोलॉजी को स्वीकार करें। हो सकता है ए देश है वो आइडियलिज्म को स्वीकार करता है, बी मार्क्सिज्म को करता है, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर, ये नहीं जुड़ी है। क्वेश्चन नंबर 109, भारत ने बांग्लादेश के साथ भूमि समझौते पर हस्ताक्षर किए थे 1974 पे, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इसे 2015 में रिवाइज भी किया गया है। अब 2015 में रिवाइज कैसे किया गया है, ये भूमि हस्तांतरण से रिलेटेड 1974 में जो हस्ताक्षर हुए थे, एक्चुअल में ये पास तो 2015 में हुआ जब आपका 100th अमेंडमेंट लागू हुआ एनक्लेव एग्रीमेंट बांग्लादेश के साथ। अब इसका आंसर क्या देते हैं, ये कमीशन के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, ऑप्शन सी। अंतरराष्ट्रीय संबंधों के संदर्भ में नकारात्मक शांति का तात्पर्य क्या है, नेगेटिव पीस। नेगेटिव पीस का मतलब है कि अभी शांति हमें दिख रही है लेकिन वास्तव में शांति नहीं है, दोनों आमने सामने शत्रु खड़े बस लड़ नहीं रहे। दैट्स मीन इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, यह वह अवधि है जब युद्ध ना तो आसन्न होता है, यानी युद्ध खत्म नहीं हुआ है और ना ही वास्तव में युद्ध लड़ा जा रहा है, यद्यपि युद्ध को जन्म देने वाली शक्तियां अपनी जगह पे बनी हुई है। ठीक है, तो ये जो आपका नकारात्मक शांति है इसे कोल्ड वॉर के तौर पे भी हम देख सकते हैं। ठीक है, यानी युद्ध के जो रीजन है, जो कॉज है वो बने हुए हैं और कभी भी युद्ध हो सकता है, लेकिन वो देखने में शांति लग रही है लेकिन वास्तव में वो शांति नहीं है। वो जो कॉज जब तक खत्म नहीं किए गए तब तक युद्ध कभी भी हो सकता है। भारत ने तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र को पीपल्स ऑफ रिपब्लिक चाइना का हिस्सा कब माना, ये अगस्त 2003 के अंदर, अगस्त 2003 इसका सही आंसर होगा। वर्ष 2023 में कौन से देश ने ओपेक से अपनी सदस्यता वापस ले ली, अंगोला ने ओपेक से अपनी सदस्यता वापस ले ली क्योंकि तेल भंडार इसके पास कम हो गए। ठीक है, अंगोला इज राइट आंसर। बर्लिन के स्वतंत्रता के दो सिद्धांतों की सफलता का खंडन किसने किया, ये किया था चार्ल्स टेलर ने। चार्ल्स टेलर एक समुदायवादी चिंतक है और बर्लिन एक उदारवादी चिंतक है। तो उदारवाद जैसे हम जॉन रॉल्स का देखते हैं, जॉन रॉल्स ने उदारवाद की बात की थी। ठीक है, और उसकी आलोचना किसने की थी आगे चलकर, समुदायवाद ने। तो यहां पे जो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी लग रहा है। प्रशासन के नियम भाग है प्रशासनिक सिद्धांत के, जो प्रशासन के नियम होते हैं वो प्रशासनिक सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। बहुल तंत्र यानी पॉलियार्की का विचार किसने दिया, तो पॉलियार्की रॉबर्ट डेहल का विचार है, जहां पे शक्तियां कई समूहों में रहती है। संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए थे 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा। कॉम्प्लेक्स इक्वालिटी की बात किसने की है, ये की है माइकल वॉलजार ने। मंत्रिपरिषद शब्द का उल्लेख एक ही जगह मिलता है हमें, वो मिलता है आर्टिकल 352 के अंदर, आर्टिकल 352। निम्नलिखित में से किस लेखक ने यह विचार दिया कि हॉब्स राजनीति को आजादी और सुरक्षा संबंधी सार्वत्रिक यूनिवर्सल मानवीय दुविधा का एक पहलू समझता है। दोस्तों इसका एग्जैक्ट आंसर मैं नहीं बता पाऊंगा क्योंकि इसके साथ मुझे मार्क्यूज के विचार भी कहीं ना कहीं देखने को मिल रहे हैं और मिलीबैंड के भी, इन दोनों के विचार। अब इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ये कमीशन के ऊपर डिपेंड करेगा। यहां पे अनुसूची दी गई है और आपने उसको मैच करना है। तीसरी अनुसूची जुड़ी है अभिकथन का प्रारूप। नवीं अनुसूची सभी को पता है, कुछ अधिकरणों का वैधीकरण यानी कुछ ऐसे कानून हैं वो नवीं अनुसूची में डाल दिए जिसके ऊपर न्यायिक पुनर्निरीक्षण नहीं हो सकता है। चौथी अनुसूची में जो राज्यसभा की सीटों का बंटवारा है उसकी बात की गई है और 10वीं अनुसूची एंटी डिफेक्शन एक्ट से जुड़ी हुई है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। लॉक की स्वतंत्रता की संकल्पना का सबसे प्रमुख घटक समानता है।
बिल्कुल समानता है। लॉक की स्वतंत्रता की संकल्पना की नैतिक रूपरेखा निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? तो लॉक प्राकृतिक अधिकार मानते हैं लिबर्टी को, संपत्ति, जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार को प्राकृतिक अधिकार माना था। भारत की कौन सी जगह लोक प्रशासन के 4 मठों में सम्मिलित नहीं है? देखिए, लोक प्रशासन के जो 4 मठ है उसमें एक आ जाएगा आपका यूपी का लखनऊ, दूसरा आ जाएगा आपका हैदराबाद, तीसरा आ जाएगा दिल्ली और चौथा आ जाएगा मसूरी। ठीक है, मसूरी हमने 1959 पहले ही देख लिया है। तो जयपुर इसका सही आंसर है, जयपुर 4 मठों में नहीं आएगा। शीत युद्ध के दौरान भारत के लिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन का प्राथमिक महत्व क्या था? जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन था शीत युद्ध के दौरान, भारत के लिए क्या महत्व था? इस आंदोलन ने भारत को अपने राष्ट्रीय हितों को पूर्ति के लिए अंतर्राष्ट्रीय निर्णय और अपना पक्ष रखने की अनुमति दी। अलगाव की नीति ये नहीं थी, ये तटस्थता की नीति नहीं थी, ये प्रतिबद्धता की नीति नहीं थी। भारत क्योंकि अमेरिका से भी और यूएसएसआर से भी अपने राष्ट्रीय हित को पूरा करना चाहता था, इसलिए शीत युद्ध में गुटनिरपेक्षता ने फायदा किया। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। यह कथन किसका है कि न्याय आनुपातिक होता है? यह बात किसने कही कि जो जस्टिस होता है, जस्टिस क्या होता है? जस्टिस आनुपातिक होता है। आनुपातिक का मतलब क्या होता है? जहां पे अनुपात में न्याय दिया जाता है, यानी सभी लोगों को जिस अनुपात में वो सेवा कर रहा है उस अनुपात में उसे दिया जाता है। तो ये आनुपातिक न्याय की बात सबसे पहले एरिस्टोटल ने की थी। ठीक है, प्रोपोर्शनल जस्टिस। अगला प्रश्न देखते हैं। सॉरी, वर्ष 1824 में निम्नलिखित में से कौन सा त्रैमासिक अंग्रेजी प्रकाशन जेरेमी बेंथम द्वारा प्रारंभ किया गया? और ये 3 महीने के अंदर एक बार प्रकाशित होता था। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? द लिबर्टी रिव्यू, द स्पेक्टेटर्स, द वेस्टमिंस्टर रिव्यू, द गवर्नमेंट रिव्यू। और एग्जैक्टली मैं इसका आंसर अभी बता नहीं पाऊंगा। आपको जिसका करेक्ट आंसर लग रहा है, ये गूगल पे इजीली अवेलेबल है, आप इसका आंसर गूगल से चेक करके प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें। 125 का करेक्ट आंसर क्या होगा? नौकरशाही का दृष्टिकोण संरचनात्मक, व्यवहारिक और उपलब्धियों के आयामों पर आधारित है। ये मत किसका है? ये मार्शल डब्ल्यू मेयर का कथन है, क्योंकि कंपैरेटिव पब्लिक एड के साथ जुड़े हैं मार्शल डब्ल्यू मेयर। और संरचनात्मक दृष्टिकोण कहीं ना कहीं किसके साथ जुड़ा हुआ है? ये जुड़ा हुआ है आपका कंपैरेटिव पब एड के साथ। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो सकता है। एग्जैक्टली मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन सी इसके साथ ज्यादा बेटर लग रहा है। पोस्ट कॉर्ब में ओ का वास्तविक अर्थ क्या है? देखिए, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग। तो ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या हुआ? ऑर्गेनाइजिंग यानी संगठन करना। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन, मैड पारस्परिक सुनिश्चित। जो विनाश शब्दावली किस अवधारणा से जुड़ी हुई है? तो मैड का मतलब है परमाणु अवरोध से, यानी अगर परमाणु युद्ध कहीं पे हो गया तो म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन हो जाएगा, सब कुछ तहस नहस हो जाएगा। तो ये परमाणु अवरोध से जुड़ी हुई है। अंतरराष्ट्रीय राजनीति में स्मार्ट पावर शब्द की बात किसने की है? जोसेफ नाई ने, 2004 के अंदर जोसेफ नाई ने। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। निगमवादी राज्य की स्थापना का प्रयास किसने किया था? निगमवादी राज्य यानी कॉर्पोरेट राज्य की बात की थी मुसोलिनी ने। और कॉर्पोरेट निगमवादी राज्य का मतलब क्या होता है? जहां पे सेल्फ सफिशिएंट राज्य की बात की जाती है कि हमने बाहर से इंपोर्ट कुछ नहीं करना है, सारा कुछ ही प्रोड्यूस करेंगे। तो ये फासीवादी एक अवधारणा है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर।
राज्यपाल द्वारा राज्य विधान परिषद के लिए कितने सदस्यों को नॉमिनेट किया जाता है? तो 1/6 सदस्यों को नॉमिनेट किया जाता है, छठा भाग। सिंक ऑफ लोकलिज्म शब्दावली के साथ कौन जुड़े हैं? तो ये BR अंबेडकर। सिंक ऑफ लोकलिज्म का मतलब होता है कि जो लोकल आधार पे वहां पे काफी ज्यादा रिजिडिटी पाई जाती है, तो ये BR अंबेडकर के साथ यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर मैच हो रहा है कि जातिवाद क्या है? ये क्षेत्र से जुड़ी हुई एक अवधारणा है, लोकलिज्म से जुड़ी हुई अवधारणा है। ऑप्शन सी इसका सही हो सकता है। निम्नलिखित में से कौन राज्य विधान परिषद को समाप्त कर सकता है? तो राज्य विधान परिषद को संसद समाप्त कर सकती है ओनली। किसकी सिफारिश पर? राज्य विधानसभा की 2/3 बहुमत की सिफारिश पर। किसने राज्य के लिए धर्मनिरपेक्षता की नींव रखी? तो धर्मनिरपेक्षता की नींव, ये दूसरा क्वेश्चन यहां पे आ गया है। दो तलवारों के सिद्धांत से एक जैसा क्वेश्चन है। ये थे मार्सिलियो द पैडुआ, ठीक है, ऑप्शन ए। गैलीसियस ने दो तलवारों के सिद्धांत रखा था, एक्विनास इससे जुड़े हुए हैं, ऑगस्टिन भी जुड़े हुए हैं, बट ये राज्य की बात यहाँ पे मार्सिलियो द पैडुआ करते हैं। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने अपने लेख कंपैरेटिव पॉलिटिक्स टुडे में तुलनात्मक राजनीति के विषय के संदर्भ में लिखा? तुलनात्मक राजनीति या तो सब कुछ है या कुछ भी नहीं, तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आया है। ये करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, G.K. रॉबर्ट्स का ये कथन है। और एक्चुअली मुझे भी याद नहीं आ रहा था, वन लाइनर में सर्च किया तो ये मुझे मिला। काफी क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जो याद करना थोड़ा मुश्किल होते हैं। निम्न में से अरस्तुवाद एवं ईसाई धर्म के बीच संवाद या संश्लेषण का प्रयास किसने किया? तो अरस्तुवाद यानी मध्य युग का अरस्तु कहा जाता है सेंट ऑगस्टाइन को, क्योंकि इन्होंने ईसाई और अरस्तु के बीच सिंथेसिस किया, संश्लेषण किया। निम्नलिखित में से किस देश की संघीय सभा संघीय अधिकरण के न्यायाधीशों का निर्वाचन करती है? देखिए, संघीय अधिकरण की बात की जा रही है। संघीय अधिकरण मतलब वहां पे फेडरल स्टेट होगा। ग्रेट ब्रिटेन में तो फेडरल नहीं है, वहां तो यूनिटरी है। ग्रेट ब्रिटेन नहीं होगा। भारत के बारे में हमें पहले ही पता है, भारत में जो न्यायाधीशों का निर्वाचन नहीं किया जाता है, न्यायाधीशों को जो शपथ दिलाई जाती है वो राष्ट्रपति के द्वारा दिलाई जाती है, लेकिन निर्वाचन उनका नहीं होता है, इलेक्शन नहीं होते हैं। इलेक्शन कहां पे होते हैं? इलेक्शन होते हैं स्विट्जरलैंड में। तो स्विट्जरलैंड में जो संघीय अधिकरण है वो न्यायाधीशों का निर्वाचन करता है। क्वेश्चन नंबर 136, ग्राम पंचायत को संगठित करने की दिशा में कदम उठाएंगे तथा उन्हें स्वशासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने के लिए आवश्यक शक्तियां सौंपेंगे। इसका उल्लेख संविधान में कहां पे है? ये भाग 4 के अंदर राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों के अंदर ये आपको मिल जाएगा। आर्टिकल 40 में है शायद, आर्टिकल 40 में। ऑप्शन डी इसका राइट है। वेबर की नौकरशाही का प्रतिदर्श विकासशील देशों के अनुरूप नहीं है, यह पश्चिमी देशों के उत्पाद के रूप में है। ये किसने कहा? देखिए, वेबर की नौकरशाही की आलोचना रॉबर्ट प्रेस्थस ने की है। अब क्रॉजियर भी कहीं ना कहीं इन्होंने भी वेबर की आलोचना की है। अब इस रूप में की है या नहीं की है, इसका आंसर या तो ऑप्शन सी होगा या ए होगा। दो में यहां पे कंफ्यूजन है। योगदान संतुष्टि संतुलन यानी कंट्रीब्यूशन सेटिस्फैक्शन इक्विलिब्रियम सिद्धांत दिया है चेस्टर बर्नार्ड ने। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया था। यह किसका मत है कि विकास का कोई विशिष्ट अर्थ नहीं है? विकास का कोई विशिष्ट अर्थ नहीं है, रॉबर्ट सी स्टोन की ये व्याख्या है। औपचारिक संगठन का सर्वाधिक जाना पहचाना मॉडल है। औपचारिक संगठन का, औपचारिक यानी फॉर्मल संगठन किसे माना जाता है? ब्यूरोक्रेसी को। संगठन में मनोबल को कर्मचारियों की समस्या मनोवृत्ति माना गया है। यह कथन किस विद्वान का है? यह मनोबल का मानसिक दशा जो उत्साह, भावना, आशा, विश्वास जैसे मानसिक घटकों पर निर्भर करती है, ये कहा है एडविन सी डेविस ने। एडविन सी डेविस का ये कथन है। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक हेंस जे मॉर्गेंथ्यू द्वारा नहीं लिखी गई है? तो लिखी गई है साइंटिफिक मैन वर्सेस पावर पॉलिटिक्स इन डिफेंस ऑफ द नेशनल इंटरेस्ट, द पर्पस ऑफ अमेरिकन
पॉलिटिक्स, बट इन्होंने अनार्की स्टेट व्हाट स्टेट मेक आउट ऑफ इट, ये अलेक्जेंडर वेंट की किताब है। निर्णय वृक्ष यानी डिसीजन ट्री उपागम में हम सामान्यतः प्रयुक्त करते हैं प्रशासनिक मानव प्रतिमान। जो डिसीजन लिया जाता है वो इंसानों द्वारा लिया जाता है, मानवों द्वारा लिया जाता है, और डिसीजन ट्री में प्रशासनिक मानव प्रतिमान शामिल किया जाता है। निम्नलिखित विद्वानों में से किसने शासन के मंत्रिमंडलीय प्रणाली के लिए पहली बार प्रधानमंत्री शासन शब्द गढ़ा था? एग्जैक्टली मैं इसका आंसर नहीं बता पाऊंगा, लेकिन बी इंटरनेट सोर्सेज से मिल रहा है। बी और सी दोनों ही इंटरनेट सोर्सेज में मिल रहे हैं, तो एग्जैक्टली मैं इसका करेक्ट आंसर नहीं बता पाऊंगा। किसने कहा कि स्वतंत्रता और समानता विरोधाभासी अवधारणाएं हैं और स्वतंत्रता केवल एक असमान समाज में ही पनप सकती है? ये बिल्कुल सही, ऑप्शन सी इज राइट आंसर, लॉर्ड एक्टन और डी टॉकविले। आदेश की एकता नियम को अस्वीकार किसने किया? आदेश की एकता नियम को अस्वीकार किया एफडब्ल्यू टेलर ने बात की थी फॉरमैन की, और इन्होंने 8 फॉरमैन की बात की थी। 8 फॉरमैन जो है, 8 जो ऊपर बैठे हुए जो निरीक्षक होंगे वो वर्कर को अलग अलग प्रकार से अपनी विशेषज्ञता के आधार पे आदेश देंगे। दैट्स मीन ऑप्शन सी इज राइट आंसर। एडमिनिस्ट्रेशन शब्दावली लेटिन शब्दों एड तथा मिनिस्ट्रेशन से निकली है, जिसमें एड का अर्थ होता है टू या टूवर्ड। दैट्स मीन ऑप्शन बी इज राइट आंसर। निम्नलिखित में से किसे सभाओं यानी असेंबली के पतन का कारक नहीं माना जाता है? जो असेंबली होती है, हमारी विधानसभाएं होती है, उसका पतन किन कारणों से होता है? मिलीजुली सरकार यानी त्रिशंकु अगर सरकारें आपकी बन गई है तो यह माना जाता है कि वहां पे एक रूपता नहीं आएगी और कभी भी सरकार गिर सकती है, तो इसे तो माना जाता है। हित समूह और मीडिया शक्ति का उदय, इंटरेस्ट ग्रुप अगर बहुत ज्यादा मजबूत हो जाते हैं तो वो सरकारों को प्रभावित कर लेते हैं। अनुशासित राजनीतिक दलों का अगर उदय हो जाता है कि कभी 5 साल में ये आ रही है, 5 साल बाद बी आ रही है, तो वहां पे क्या है, वहां पे असेंबली का पतन नहीं होगा। दैट्स मीन ऑप्शन सी इज राइट आंसर। और संगठनक कमजोरियां अगर आ जाती है तो डेफिनेटली पतन होगा। दैट्स मीन ऑप्शन सी इसका सही होगा। जॉन रॉल्स के न्याय सिद्धांत को क्या कहा जाता है? जस्टिस एज फेयरनेस यानी निष्पक्षता के रूप में न्याय। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 150। अरस्तु से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। अरस्तु न्याय और समानता के बीच सीधा संबंध स्थापित करता है। बिल्कुल सही बात है, न्याय और समानता के बीच इन्होंने सीधा संबंध स्थापित किया और इन्होंने कहा कि सभी को न्याय मिलना चाहिए, और कहता है कि समानता के लिए न्याय को कायम रखा जाता है। देखिए, समानता के लिए न्याय को कायम नहीं रखा जाता है, न्याय के लिए समानता को कायम रखा जाता है। किसके लिए? न्याय के लिए। लेकिन यहां तो उल्टी बात की जा रही है। न्याय अगर आपने स्थापित करना है तो समानता को कायम रखा जाता है, ना कि समानता के लिए न्याय को कायम रखा जाता है। न्याय सभी लोगों के लिए नहीं है बल्कि सिर्फ समान लोगों के लिए है। दैट्स मीन ये कथन यहां पे गलत हो जाता है। न्यायपूर्ण होने के लिए असमानता को कायम रखा जाता है, ये बिल्कुल सही बात है। न्यायपूर्ण होने के लिए असमानता को कायम रखा जाता है, क्योंकि न्यायपूर्ण होने का मतलब ये नहीं है कि सभी के साथ समान व्यवहार किया जाए। जो जितना योगदान देगा उस हिसाब से प्रोपोर्शनल उसे न्याय दिया जाएगा। ठीक है, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस का ये बिल्कुल सही है। असमानता सभी लोगों के लिए नहीं है बल्कि सिर्फ असमान लोगों के लिए है, ये भी यहां पे गलत है। असमानता नहीं बल्कि यहां पे समानता की बात होनी चाहिए थी। समानता सभी लोगों के लिए नहीं है। ठीक है, समानता जिस हिसाब से वो कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं उस हिसाब से समानता होगी। दैट्स मीन दोनों यहां पे कथन गलत है। दैट्स मीन ना तो एक ना ही दो। अब दोस्तों, अगर इस क्वेश्चन पेपर के एनालिसिस की बात करें, पेपर कैसा था, तो पेपर मॉडरेट से टफ की ओर जाता है। ये इजी नहीं था, कुछ क्वेश्चन मॉडरेट थे, मैक्सिमम क्वेश्चन यहां पे टफ थे। अब मेरिट की बात यहां पे करना पॉसिबल नहीं है जब तक आप लोग अपने एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं बताते कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। उसके आधार पे ही
एग्जैक्ट मेरिट का हम पता कर सकते हैं कि इस क्वेश्चन पेपर की मेरिट क्या रहने वाली है। तो हो सकता है इसमें से 2-4 क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं जिसमें ये हो सकता है कि ऊपर नीचे आंसर की हो सकती है, ज्यादा नहीं 2-4, बट मैं ये भी श्योरिटी के साथ कह सकता हूं अगर यहां पे 2-4 क्वेश्चन ऊपर नीचे होंगे तो फाइनल आंसर की जो आएगी एमपीपीएससी की वहां पे भी रॉन्ग आंसर की के चांसेस हैं। तो इसलिए आपने यहाँ पे मतलब जितने भी आपके यहाँ पे क्वेश्चन बन रहे हैं फाइनल में भी स्पेसिफिक मैं कहूं तो वही बनेंगे। अगर 50 बन रहे हैं तो 49-50 उससे ऊपर नीचे नहीं होने वाले हैं। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।